जब मैं जेल से रिहा हुआ तो गेट पर एक दर्जन से ज्यादा आलीशान कारें खड़ी थीं। मेरे सैकड़ों साथी मुझे घर वापसी पर स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठे थे। अजय और बाकी लोगों ने सबसे आगे खड़ी मर्सिडीज बेंज एस क्लास का दरवाजा खोला और मुझसे वापस आकर जिम्मेदारी संभालने की गुहार लगाई। मैं मुड़ा और चला गया, बस इतना कहकर अब से ड्रैगन नदी पार करना मुझसे नहीं होगा। 15 साल पहले मैंने अकेले ही नदी किनारे लड़ाई लड़ी थी। हजारों लोगों का खून नदी के आधे हिस्से को रंग रहा था। दुनिया मुझे ड्रैगन नदी पार करने वाला कहकर पूछती थी। मेरी प्रेमिका जो उस समय गर्भवती थी, जब मुझसे जेल में मिलने आई तब मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूँ। मेरे आपराधिक रिकॉर्ड के कारण कोई भी कंपनी मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहती थी। मैं अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए बेताब था, जिसे मैंने 15 साल से नहीं देखा था। मेरी पत्नी ने शिकायत की कि स्कूल के कैंटीन का मालिक बहुत बुरा है, अक्सर बच्चों को सड़ा हुआ मांस खिलाता था और कई शिकायतों को नजरअंदाज किया गया था। इसलिए मैंने स्कूल के गेट पर डिब्बा बंद लंच बेचने का स्टॉल लगाने का फैसला किया। क्योंकि लंच सस्ते और स्वादिष्ट थे, इसलिए कई छात्रों ने मुझसे लंच खरीदे। हालांकि मेरी बेटी अनान उतनी आज्ञाकारी नहीं थी जितने मैंने सोचा था। इतनी कम उम्र में ही वह कुछ बदमाश लड़कियों के साथ घूमने लगी। मुझे देखते ही वे जोर से हंसने लगी। क्या ये तुम्हारा पिताजी नहीं है जो जेल गया था? चाचा ने सुना था कि तुमने उस समय कबाड़ चुराया था और फिर बिजली का तार काट दिया था और 15 साल तक तुम्हें धोखा दिया था। तुम इतने बदनसीब कैसे हो सकते हो? अनान को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वह मेरे पास आई। क्या आप मुझे शर्मिंदा करना बंद कर सकते हैं? आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। मैंने बहस नहीं की, बस उसे लंच बॉक्स पकड़ा दिया। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुमने कैंटीन के खाने की शिकायत की थी। ये सब तुम्हारे पसंदीदा खाना है, यहाँ से चले जाओ। अनान ने गुस्से में लंच बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया। वह गुस्से से कांप रही थी। मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम इस घटिया जुर्म के लिए जेल गए थे। मुझे एक अनाथ बच्चा बना दिया था जिसे तंग किया जाता था। अब जाकर मेरे कुछ दोस्त बने हैं और तुम फिर भी मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। लड़कियों में से एक हंसी और बोली, अंकल क्या आपने अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे भाई ने किसी का पैर तोड़ दिया, जज सिर्फ 3 साल की सजा देते हैं, लेकिन एक मामूली आदमी को 15 साल की सजा दिया। ये तो बहुत मजेदार है। वे फिर से जोर से हंस पड़ी। मेरा असली गुनाह तो ये है कि मेरी पत्नी ने बच्चों को कभी नहीं बताया। मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि वो मेरी बेटी है, वरना अनगिनत दुश्मन पैदा हो जाएंगे। मैंने अपने चेहरे से खाने के टुकड़े पोंछे। जेल जाना कोई गौरव की बात नहीं है। तुम सबको खूब पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने एक और लंच बॉक्स निकाला और अनान को दे दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कायर बाप का होना सबसे शर्मनाक बात है। तभी कैफेटेरिया का मालिक कुछ लोगों को लेकर धमकी भरे लहजे में मेरी तरफ बढ़ा और उसने एक लंच बॉक्स उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। मेरी कैंटीन का धंधा चुराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अगर तुमने यहाँ दोबारा लंच बॉक्स बेचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं लंच बॉक्स उठाने के लिए नीचे झुक गया। माफ कीजिए, मैं अभी लाता हूँ। कैंटीन के मालिक ने मुझे लात मारी। मैंने तुम्हें 2 बार नहीं बताया? अनान ने मुट्ठी कसते हुए मुझे घूरा। मैं जानता था कि वह उम्मीद कर रहा था कि मैं पलटवार करूं, लेकिन मैं अब और लड़ नहीं सकता था। मैंने ईमानदारी से कैंटीन के मालिक से कहा, श्रीवांग, हम सभी 15 युआन के सेट मील बेचते हैं जो आपके दाम से कम नहीं है। ये आपका धंधा कैसे चुराना हो सकता है? बच्चों को बस कुछ अच्छा खाना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी कैंटीन का खाना खराब है? मैं देखूंगा कि आपका खाना कैसा है। इस समूह का लीडर एक हट्टा कट्टा आदमी था। कैफेटेरिया मालिक की बातें सुनकर उसने मेरा स्टॉल पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। खाने से भरी कई बड़ी प्लेटें जमीन पर बिखर गईं और सारा खाना मुझ पर गिर पड़ा। श्रीवांग नीचे झुके और मेरे बाल पकड़ लिए। दर्जनों माता पिता मुझे देख रहे थे और मेरी शिकायत कर रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। अब तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि अंडरवर्ल्ड में मैं कितने लोगों को जानता हूँ? श्रीमान वांग, अगर आपको मेरा स्टॉल पसंद नहीं है तो मैं दूर ही रहूंगा, ठीक है? मेरी इस बात से अनान गुस्सा हो गया। तुम डरपोक, तुम कितने कायर हो! चिल्लाते ही लाल बालों वाली बहन ने झट से उसका मुंह ढक दिया और सच में कैफेटेरिया मालिक ने अनान को घूर कर देखा। जाना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं, पहले मुआवजे की बात करते हैं। मैंने सुना है कि तुम रोज 300 पैकेट बेचते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी वजह से मुझे रोज 300 ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। मेरी कीमत 15 युआन प्रति भोजन है, यानी रोज 4500 युआन। तुम यहाँ 10 दिन से हो, कुल मिलाकर 45,000 युआन। अभी भुगतान करो। अनान दंग रह गया। श्रीमान वांग, क्या यह दादागिरी नहीं है? कैफे के मालिक ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उस हट्टे कट्टे आदमी की ओर मुड़कर कहा, उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब वो मुझे मुआवजा भी नहीं देगा। आप क्या सुझाव देते हैं कि मैं क्या करूं? हट्टे कट्टे आदमी ने नीचे बैठकर जमीन से कटा हुआ सुअर का मांस और हरी मिर्च उठाई। हरी मिर्च से ज्यादा सुअर का मांस था। क्या तुम्हें इस तरह का धंधा करने के लिए सजा का डर नहीं है? उसने कहा और फिर मुझे पीटने लगा। मेरे आसपास के छात्र भी मुझे पिटते हुए देखकर नाराज थे। वे खुद घटिया खाना बेच रहे थे और दूसरों को ईमानदारी से खाना नहीं बेचने दे रहे थे। लेकिन यह दुकानदार सचमुच कायर है। अगर किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं अब तक पलटवार कर चुकी होती। मैंने उठने की कोशिश की, अपने चेहरे से मिर्च का रस पोंछा और आंखें खोली। सबसे पहले मैंने अनान का निराश चेहरा देखा। अब जब कोई तुम्हें पीट रहा है तो तुम पलटवार नहीं करोगी? क्या बात है छोटी बच्ची, तुम्हें क्या लेना देना? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो यकीन मानो मैं किसी को भेजकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। नहीं श्रीमान वांग, मैंने झट से दुकानदार का हाथ पकड़ लिया। श्रीवांग, मैं अब जा रहा हूँ। क्या आप मुझे मुआवजा देना चाहते हैं? मैं पूरी रकम नहीं दे सकता। आप मुझे अपना लाभ बता दीजिए, मैं आपको उसका मुआवजा दे दूंगा। कैफेटेरिया मालिक का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वह मेरे कान के पास झुककर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना लाभ बताऊंगा? क्या मैं इस तरह से व्यापार कर भी पाऊंगा? इतना कहने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। कैफेटेरिया मालिक ने हाथ उठाकर
देखकर मेरे चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। मुझे दोबारा थप्पड़ पड़ते देख वह चिल्लाई, कब तक तुम इस तरह खुद को शर्मिंदा करते रहोगे? कैफे मालिक अनान से तंग आ चुका था। उसने अधीरता से उसकी ओर इशारा करते हुए अपने बगल में खड़े हट्टे कट्टे आदमी से कहा, जाओ और उस बदतमीज छोटी लड़की को यहाँ घसीट कर लाओ। हट्टे कट्टे आदमी ने मुड़कर अनान की ओर कदम बढ़ाया। लाल बालों वाली लड़की डर के मारे झट से पीछे हट गई और कहने लगी कि अनान से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं घबरा गया और अनान को बचाने की कोशिश की, लेकिन कैफे मालिक ने मेरी कमीज पकड़ ली। मैंने सिर्फ कमीज पहनी हुई थी और उसके खींचने से वह टुकड़े टुकड़े हो गई। मेरा टैटू तुरंत सबके सामने आ गया, क्षितिगर्भ बोधिसत्व। हट्टे कट्टे आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह नदी पार करते ड्रैगन का टैटू नहीं है? कैफे मालिक हिचकिचाया, फिर आत्मविश्वास से हाथ बढ़ाकर मेरे शरीर पर बने टैटू को रगड़ा। क्या यह कोई अस्थायी टैटू है? उसने उसे जोर से रगड़ा, लेकिन उसे हटाना नामुमकिन था। तुम तो बस सड़क किनारे डिब्बा बंद खाना बेचने वाले एक मामूली विक्रेता हो और खुद को नदी पार करने वाला ड्रैगन कहने की हिम्मत कैसे करते हो? उस हट्टे कट्टे आदमी ने दुकानदार से चिंता से पूछा, क्या सच में वो नदी पार करने वाला ड्रैगन है? मैंने सुना है कि वो हाल ही में जेल से छूटा है। कैफे मालिक ने आंखें घुमाई। युएंडा ग्रुप की चेयरमैनशिप हमेशा से खाली रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ डिब्बा बंद खाना बेचने के लिए अपनी चेयरमैनशिप छोड़ देगा? फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। तुम सच में बहुत साहसी हो। पुराने जमाने में गुओ जियांगलोंग ने अकेले ही हजारों लोगों को मार गिराया था, जबकि तुम तो बस एक निकम्मे और लापरवाह आदमी हो। उन्होंने अपना फोन निकाला और मेरी तस्वीर खींची। तुम गए काम से। मैं तुम्हारी तस्वीर युएंडा ग्रुप में अपने दोस्तों को भेजूंगा, वे अभी आ रहे हैं। तुम सच में गए काम से। अनान को लगा कि टैटू बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसलिए उसने मुझे पहनने के लिए एक अपने दोस्त का कपड़ा दिया। फिर एकदम पीले चेहरे से मेरी तरफ देखते हुए, ये किस तरह का टैटू है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि पहले घर चले जाओ। अचानक अनान चिल्लाया, तुम कबाड़ चोर हो। ये किस तरह का क्षितिगर्भ बोधिसत्व का टैटू है? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोगों ने ड्रैगन सबड्यूइंग डेमन स्लेइंग किंग का रूप धारण किया और युएंडा समूह द्वारा मार गिराए गए? भागो। मैं अनान को खाली निगाहों से देखता रहा। क्या उसे मेरी चिंता थी? भले ही वह मुझे एक निकम्मा पिता समझकर नीचा समझती हो, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो। मेरे लिए उसकी चिंता देखकर मेरा अपराध बोध और बढ़ गया। कैफेटेरिया के मालिक ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भागने की सोचना भी मत। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर तुम्हें तो मरने की इच्छा है। अचानक उसका फोन बज उठा। उसने लापरवाही से फोन उठाया और जवाब दिया, अरे भाई, हाँ, ये आदमी तो बहुत ही लापरवाह है। मैंने इसकी पिटाई कर दी। क्या तुम आ रहे हो? तुमने क्या कहा? युएंडा के पूरे निदेशक मंडल आ रहे हैं। वह अचानक मुझे हैरानी से देखने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। उस हट्टे कट्टे आदमी ने अविश्वास से पूछा, भाई क्या तुम उसे जानते हो? मैं भला उस स्तर के किसी व्यक्ति को कैसे जान सकता हूँ? लेकिन उन्होंने अब भी फोन किया था और कहा था कि वे जल्द ही आ रहे हैं। उस हट्टे कट्टे आदमी ने गहरी सांस ली। वफादारी का क्या ही प्रदर्शन है। सिर्फ अपने बॉस का रूप धारण करने से ही ये सब इसमें फंस गए। कैफेटेरिया मालिक ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगता है ये सब उस बड़े आदमी के दबदबे की वजह से है। ये किसी भी मामूली आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसे उकसाए। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मौत का क्या मतलब होता है। अनान पहले से ही टूट चुकी थी। कैफेटेरिया मालिक की पहले वाली धमकी को नजरअंदाज करते हुए वो मेरी तरफ दौड़ी और मुझे जोर से धक्का दिया। चले जाओ, तुमने मेरी माँ को 15 साल तक इंतजार करवाया है। क्या तुम चाहते हो कि वो विधवा हो जाए? टूटे हुए अनान को देखकर मुझे अपराध बोध हुआ। ये सब मेरी गलती थी। कमीने, उन्होंने उस माँ और बेटी को 15 साल तक सताया है। कृपया किसी को मत बुलाओ। वह तो बस एक कबाड़ चोर था। उसे क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 15 साल पहले वह भोला था। जब वे जेल गए तब तक उसने उस बड़े आदमी की कहानी भी नहीं सुनी थी। वह जानबूझकर नकल नहीं कर रहा था। यह महज एक संयोग था। कैफेटेरिया का मालिक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, मैं हंसी से लोटपोट हो रहा हूँ। कबाड़ चोरी के लिए जेल, इससे ज्यादा अपमानजनक अपराध और क्या हो सकता है? अनान शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। बॉस वांग ने तुरंत अपने आदमियों को हमारा रास्ता रोकने के लिए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि निकलना इतना आसान है? युएंडा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो कोई भी क्षितिगर्भ का नाम लेने की हिम्मत करेगा वह खुलेआम उनका विरोध कर रहा होगा। अनान रो पड़ा। मुझे परवाह नहीं कि उसके साथ अन्याय हुआ था या नहीं। अगर आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में दूसरों के कारोबार में दखल मत देना। अनान असमंजस में था। उसने घबराकर अपनी बहनों की ओर देखा। क्या तुम मदद नहीं करोगी? समूह में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लाल बालों वाली लड़की बोली, क्या हम पक्के दोस्त हैं? अनान दंग रह गई। हमने दोस्ती की कसम खाई है। अगर तुम सच में अच्छी बहन हो तो अपने दोस्तों को इसमें मत घसीटो। तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और फिर भी हमें अपने साथ घसीटना चाहती हो। तुम हमारी बहन कहलाने लायक नहीं हो। उसके बोलते ही सारी लड़कियां झुक गईं। हाँ, क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? तुम्हें अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि हमने दोस्ती की कसम खाई है? मजाक में ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ कौन मरेगा? मैं युएंडा समूह को नाराज नहीं कर सकती। मैंने तुमसे युएंडा के खिलाफ जाने के लिए नहीं कहा। मैं बस तुमसे विनती कर रही हूँ कि हमें यहाँ से निकलने में मदद करो, ठीक है? उसके दोस्त चुप रहे। मुझे पता था कि इस समय अनान की दुनिया शायद बिखर चुकी थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं उससे 15 साल पहले मिला था। मुझे पता था कि अनान ने सालों तक बहुत जुल्म सहा होगा। वह अब और जुल्म सहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इन लड़कियों के साथ मिलकर एक पक्की दोस्ती बना ली। हताशा में अनान ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका नाजुक शरीर भला इन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता है? छोटी लड़की, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? कैफेटेरिया मालिक ने
अधीरता से हाथ उठाया और अन्नान को जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ अन्नान के चेहरे पर लगने से पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कैफेटेरिया मालिक दंग रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटवार करने की? मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने बहुत दिनों से लड़ाई नहीं की है, तो छोड़ दो। मैंने सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे कैसे मारते हो, लेकिन अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, जरा भी नहीं, लेकिन उसकी कलाई पर मेरी पकड़ की मजबूती ने उसके चेहरे का भाव एकदम बदल दिया। यह सुनकर कैफेटेरिया मालिक पहले तो हैरान रह गया, फिर मानो उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुना हो। वह घमंडी हंसी हंसने लगा। एक घटिया आदमी जो डिब्बा बंद लंच बेचता है मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है। मुझे दिलचस्पी हो रही है और तुम मुझे इस छोटी लड़की को मारने नहीं दोगे, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें मारता हूँ और देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। हालांकि उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी और वह हिल नहीं सकता था, फिर भी उसका दूसरा हाथ और दोनों पैर हिल सकते थे। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक कौंधी और बिना किसी झिझक के उसने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से अन्नान के पेट में लात मारी। लेकिन मेरी गति उसकी दुर्भावना से कहीं अधिक तेज थी। जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, समय मानो थम सा गया। मुझे बस उसके गंदे जूते का तलवा और उसका भयभीत चेहरा दिखाई दे रहा था। लगभग सहज ही मेरे दूसरे पैर ने उसके घुटने यानी सहारा देने वाले पैर पर जोरदार आवाज के साथ प्रहार किया। वह पल भर में अपना संतुलन खो बैठा और कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिरते हुए चीख उठा। कैफेटेरिया का मालिक इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती और अपमान से लाल हुए चेहरे के साथ किसी तरह उठ खड़ा हुआ। तुमने हद पार कर दी है। मैं तुम्हें अभी अपाहिज कर दूंगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और फिर देखूंगा कि तुम कितने घमंडी हो। फिर मैं तुम्हें युआंडा समूह के हवाले कर दूंगा। उसके बोलने से पहले ही भाई ब्याओ नाम का हट्टा कट्टा आदमी अपने गुंडों के साथ भयंकर भावों के साथ मेरी ओर दौड़ पड़ा। संख्या में कम होने के बावजूद वे बेहद शांत थे। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। भागो, मेरी चिंता मत करो। भूखे भेड़ियों की तरह मेरी ओर दौड़ते हुए उन आदमियों को देखकर मैं अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था। बस एक हल्की सी आह भरी। यह आह एक शांतिपूर्ण जीवन न जी पाने की बेबसी के साथ साथ मेरे सामने खड़े इन लापरवाह लोगों के लिए दया भी उमड़ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर अन्नान के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और उसके बालों से धूल हटाई। क्या तुम कभी ड्रैगन की प्रशंसा नहीं करते थे? वह रुका, नम आंखों से मेरी ओर देखते हुए। वह नहीं समझ पा रही थी कि मैं इस समय ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने उससे धीरे से कहा। मेरी आवाज में एक दृढ़ता थी जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। तो मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। वह हट्टा कट्टा आदमी पहले ही मेरे सामने आ गया था। खाना पकाने के बर्तन जितना बड़ा, उसका मुक्का हवा में सीटी बजाता हुआ मेरे चेहरे पर लगा। आसपास के छात्र आश्चर्य से हांफने लगे। मैं नहीं बचा, पलक भी नहीं झपकाई। जैसे ही हवा मेरे चेहरे की ओर दौड़ी, मैंने बिजली की गति से उसकी कलाई पकड़ ली। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, उसका चेहरा लाल हो गया। उसका विशाल मुक्का मानो जम गया था। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस हट्टे कट्टे आदमी की आंखें सदमे और दर्द से भरी हुई थीं। उसे ऐसा लगा जैसे मेरी वजह से उसकी कलाई की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। बाकी लोग अपने लीडर को एक ही झटके में हारते देख एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर अपनी संख्या का फायदा उठाते हुए मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगे। मैंने बस ठंडी सी सांस छोड़ी। फिर अचानक पूरी ताकत लगाकर 180 पाउंड के उस आदमी को जमीन से ऊपर उठा लिया और सबसे आगे बढ़ रहे समूह की तरफ पटक दिया। ऐसा लगा जैसे किसी बॉलिंग बॉल को मारा हो। कई लोग एक के बाद एक गिर पड़े। हड्डियों के टकराने की आवाज दर्द भरी चीखों के साथ मिल गई। कैफे मालिक पहले तो हैरान रह गया, फिर घबरा गया। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो, इतने सारे लोग हैं। क्या तुम एक लंच बॉक्स बेचने वाले को नहीं हरा सकते? अन्नान को मौका मिला और उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया, भागने की कोशिश करते हुए। लेकिन मैं वहाँ पहाड़ की तरह अडिग खड़ा रहा। अन्नान रोने ही वाला था। भागो, अगर युआंडा के लोग सच में आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम आज चले गए तो वे और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी करने के लिए वापस आएंगे। वे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के पीछे भी पड़ सकते हैं। बेहतर है कि सारी समस्याओं को एक ही बार में सुलझा लिया जाए। मेरी आवाज डरावनी रूप से शांत थी। नदी पार करने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति का यही तर्क था, समस्या को जड़ से खत्म कर देना। अन्नान ने घबरा कर कहा, लेकिन वे युआंडा ग्रुप से हैं। बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले अपना ख्याल रखो। मैंने धीरे से कहा, मानो कोई सीधी सादी बात कह रहा हो। मैं उसकी नकल नहीं कर रहा था। वह पूरी तरह से हैरान था। अविश्वास और उलझन भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, मानो मेरे शब्दों में छिपी अपार जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा हो। जिस पल मैंने अपनी चाल चली, उसी पल मुझे पता चल गया था, आज मैं इसे और छिपा नहीं सकता। जिस साधारण जीवन की मैं कामना करता था, वह अंततः सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। तभी मैंने आह भरी। मेरा दिल कड़वाहट और अपराध बोध से भर गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने अन्नान के आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसे इस तरह बेतहाशा रोते देख मेरा दिल मानो किसी अदृश्य हाथ से जकड़ा हुआ था। एक चीर देने वाला दर्द। काफिला रुका, दरवाजे एक साथ खुले। काले सूट पहने लगभग 100 आदमी एक गंभीर और प्रभावशाली आभा बिखेरते हुए बाहर निकले। उनके कदम एक समान थे, चेहरे गंभीर थे और वे सीधे मेरी ओर बढ़े। कैफेटेरिया का मालिक एक पालतू कुत्ते की तरह उनके पास दौड़ा, इशारे करते हुए और मालिकों की चापलूसी करते हुए। यही वो आदमी है जिसमें हिम्मत नहीं है। इसने बड़े आदमी होने का नाटक करने की हिम्मत की। मैंने कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा अपमान है, इसलिए मैं युआंडा ग्रुप की ओर से इसे सबक सिखाना चाहता था। कौन जानता था कि यह आदमी न केवल पश्चाताप नहीं करेगा बल्कि युआंडा ग्रुप का अपमान भी करेगा, मेरे आदमियों को घायल करेगा और भागने की कोशिश करेगा। वहां मौजूद सभी लोग इस शक्तिशाली आभा से दंग रह गए और आपस में चर्चा
करते हुए अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। सचमुच युआंडा ग्रुप के किसी व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं। इस स्टॉल मालिक का तो बुरा हाल होने वाला है। ये बड़े बड़े लोग जो आमतौर पर सिर्फ वित्तीय खबरों में नजर आते हैं, आज यहाँ एक नकली कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हो गए हैं। यह अविश्वसनीय है। लीडर को देखो।